Hello friends, myself Abhishek Srivastava and welcome back to this awesome series Crash Course on Modern History. And आज हम ये देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट एरा का जो आखिरी पड़ाव था होम रूल मूवमेंट, और उसके साथ एक छोटा सा इवेंट होता है लखनऊ पैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब तक हम ये देख चुके थे कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ था और सूरत में स्प्लिट हो गया था। तो सूरत के स्प्लिट के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट एरा है, एक्सट्रीमिस्ट एरा में एक ठहराव सा आ गया है। ये जो टाइम चल रहा है 1905 से 1915, ये इन सब लोगों को जेल हो गई थी, तिलक को जेल हो गई थी। तो होता ये है कि ये जो स्प्लिट हुआ है, इसके बाद जब तिलक को जेल हो जाती है 6 साल की, तो जो स्वदेशी मूवमेंट है वो धीरे धीरे खत्म सा हो जाता है। ओके ना, इसके बाद वापसी होती है जून 1914। जून 1914 में 2 बड़े इवेंट हुए। एक तो तिलक वापस आ गए। ओके, तिलक वापस आ गए हैं और उन्होंने वहां जहां आके देखा कि जो है उनकी जो स्ट्रगल्स थी वो सारी खत्म हो गई हैं। तो वो वापस जहां से उन्होंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। तो अपनी जो स्ट्रगल थी स्वराज के लिए, तो वो उन्होंने, अभी वो जज्बा खत्म नहीं हुआ है, उसको वापस शुरू करते हैं। दूसरी तरफ अगर ग्लोबली देखें तो जून 1914 में ही शुरू होता है विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1। ओके, तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीनों एक तरफ हैं, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की पे ध्यान दीजिए। अभी टर्की की बात करेंगे थोड़ी देर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये जो है 3 देश हैं, ये एक तरफ है। तो ग्रेट ब्रिटेन, हम तो भाई ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी में हैं, तो यहाँ से जो है सर्कमस्टांसेस बहुत चेंज होते हैं। तो तिलक जो है, तिलक देखते हैं कि ये जो मौका है, ये मौका जब ब्रिटेन को सपोर्ट करने का है, ताकि ब्रिटेन हमारे तरफ एहसानमंद फील करे और हमको जो है आजाद कर दे। लेकिन बाकी लोग कहते नहीं 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 नहीं, यही तो मौका है, ब्रिटेन को दबा दो, इतना दबा दो कि वो हमें आजादी देने में मजबूर हो जाए। और तिलक को भी लगता है ये बात सही है। ओके, और बट इसके लिए ब्रिटेन को दबाने के लिए जरूरत है मास मूवमेंट की। फिर से वही जरूरत थी कि लोग सड़क पे उतर आए और ब्रिटेन के खिलाफ जो है नारे लगाना शुरू कर दें, बॉयकॉट कर दें, सारी चीजें जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट हो जाए, उनके प्रॉफिट को हिट कर दें। तो मास मूवमेंट की जरूरत थी। और मास मूवमेंट का क्या जो है सीन क्रिएट हो रहा था, हाँ, ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा था कि मास मूवमेंट हो सके। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर की वजह से टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, आम जनता की पीठ टूट चुकी थी और वो तैयार हो गई थी किसी भी सैक्रिफाइस करने के लिए, कोई भी मारपीट करने के लिए। ऐसे मौके पे लीडरशिप देते हैं 2 लोग, एक है हमारी मिसेस एनी बेसेंट और एक है तिलक। तिलक को तो हम पहचानते हैं, मिसेस एनी बेसेंट को जरा याद करने की कोशिश करते हैं। हमने रिफॉर्मर वाले चैप्टर में बात करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में मिसेस एनी बेसेंट आती है 1893 में। शी इज अ लवर ऑफ इंडियन कल्चर। तो मिसेस एनी बेसेंट एक्चुअली आयरलैंड की है, और आयरलैंड में एक आयरिश होम रूल मूवमेंट हुआ था, तो वो काफी सक्सेसफुल रहा था। तो आयरिश होम रूल मूवमेंट वाला जो थ्रेड है वो एनी बेसेंट यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। तो 1915 में, दिसंबर 1915, जब बॉम्बे सेशन चल रहा होता है कांग्रेस का, एक बात मैंने कही नहीं, कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, जनरली दिसंबर, जनरली क्या 95% दिसंबर में होता था। ओके, तो इस बार 1915 का जो सेशन था, बॉम्बे सेशन, वो दिसंबर में चल रहा था, और उसके अब की जो चेयरमैन थे वो थे एसपी सिन्हा। तो इसमें एनी बेसेंट जाती हैं और अपना प्रपोजल रखती हैं कि क्यों ना होम रूल लीग स्टार्ट करी जाए और ब्रिटेन को दबाने की कोशिश करी जाए। ये आइडिया रिजेक्ट हो जाता है। ओके, बट इस आइडिया को टेकअप कर लेते हैं हमारे तिलक साहब। तिलक साहब कहते हैं देखिए, मैं भी बेघर हूं, कांग्रेस से निकाला जा चुका हूं, आपको भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आइए मिलकर कुछ शुरू करते हैं। मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, अगर मैं आपका साथ दे दूं तो हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो 2 होम रूल लीग स्टैब्लिश होती हैं। एक का लीडर होते हैं तिलक, अप्रैल 16 पहले इनकी स्टार्ट हुई है। उनका मेन काम है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंसेस में। और दूसरी लीग है एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट को हेल्प कर रहे हैं एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो यहाँ नाम नहीं लिखा मैंने, याद कर लीजिए, एस सुब्रमण्यम अय्यर। ये सितंबर में स्टार्ट हुई, सितंबर 16 में, और ये बाकी की इंडिया प्लस मुंबई ये देख रही है, एनी देख रही है। ओके, होता फिर ये है कि इनका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अब उन्हें होम रूल चाहिए। होम रूल चाहिए, दैट ऑल्सो विद इन ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे थोड़ा तिलक जी थोड़ा सा जो है अपने आप को इन्होंने एक स्टेप नीचे लाए हैं कि हमको ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही एक होम रूल चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो तिलक का अब कहना है कि स्वराज, आज का जो स्वराज है वो हमें विद इन द एम्पायर चाहिए, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट। ओके, तो तिलक की मांग में थोड़ी सी चेंज है। ओके, यहीं पे जब तिलक और एनी बेसेंट की जो होम रूल है ये बहुत अच्छा जा रहा है, यहीं पे थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है, थोड़ा सा कहते हैं ना, चिंतन किया तो थोड़ा सा जो है बुद्धि खुली, ऐसा कुछ रियलाइजेशन होता है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को रियलाइजेशन होता है। देखते हैं क्या सोचा इन्होंने। तो मॉडरेट सोचते हैं, उन्हें रियलाइज होता है
कि मास स्ट्रगल जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मासेस की इंपॉर्टेंस इनको समझ में आ जाती है, प्लस उन्हें यह समझ में आ जाता है कि उनको एक्सट्रीमिस्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि मास तो एक्सट्रीमिस्ट के पास ही है भाई, पॉपुलैरिटी तो तिलक की है, तो हमें इनकी जरूरत है। और तब तक तिलक ऑलरेडी फेमस हो रहे होते हैं होम रूल मूवमेंट में। एक्सट्रीमिस्ट को क्या रियलाइज होता है, तिलक को ये रियलाइज हो जाता है बहुत अच्छे से कि उन्हें मॉडरेट्स की शील्ड चाहिए, क्योंकि मॉडरेट्स की शील्ड हटते ही बड़े आराम से इन लोगों को सप्रेस कर दिया जाता है। दूसरा, उनको यह समझ में आ जाता है कि कांग्रेस जैसा ऑल इंडिया पॉलिटिकल नेटवर्क भी जरूरी है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये दोनों समझ जाते हैं कि हमको एक दूसरे की जरूरत है। एक और रियलाइजेशन होता है, यह है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। ये जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे के अपोज कर रहे थे, स्पेशली मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के अपोज में था, वो ये रियलाइज करते, कांग्रेस ये रियलाइज करता है कि मुस्लिम लीग एक बड़े सेक्शन और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है बात को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस उन्हें यह रियलाइज होता है कि अगर हम अलग अलग ब्रिटिश से लड़ेंगे, अलग अलग ब्रिटिश से लड़ने की कोशिश करेंगे, या अगर हमने मुस्लिम का सेक्शन छोड़ दिया तो हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट कामयाबी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को यह रियलाइज होता है कि जो मुस्लिम्स की वेलफेयर है वो अंग्रेजों के अंडर पॉसिबल नहीं है, इंपीरियल रिजीम में, बाहरी रूल के अंदर ऐसा संभव नहीं है कि मुस्लिम्स ग्रो कर पाए। ये बात, ये आंखें खुल जाती है मुस्लिम लीग की, ठीक है। प्लस ग्लोबल इवेंट जो टर्की के साथ हो रहा है, ग्लोबल इवेंट्स ऐसा शिफ्ट होता है कि उन्हें रियलाइज होता है कि अब उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ, मुस्लिम ब्रिटिशर्स के साथ सही नहीं है, उनको हिंदूज के साथ जो है अलायंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन लोगों की भी आंखें खुलती हैं, इन दोनों की, कि हमें को एक दूसरे की जरूरत है। तो 1916 में जो सेशन होता है दिसंबर में, फिर से दिसंबर में सेशन है 1916, सॉरी ये 2000 लिख दिया, ये 1916 है। तो 1916 में लखनऊ में सेशन होता है, इसको रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो लखनऊ नाम जहां आ जाए वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लखनऊ सेशन है, लखनऊ में 2016 का, लखनऊ 1916 का सेशन है। इसके प्रेसिडेंट है एसी मजुमदार प्रेसिडेंट है, और उसमें दो बड़ा काम होता है। एक तो लखनऊ मर्जर होता है। मर्जर में क्या होता है कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को हाथ फैला के गले लगा देते हैं, कहते हैं आज जो मेरे भाई तिलक, मेरे भाई, यू आर मोस्ट वेलकम, कांग्रेस आपकी है और आप हमेशा इसमें यहाँ पे वेलकम रहोगे। एक्सट्रीमिस्ट पैर छू लेते हैं कि गोखले सर गलती हो गई है ना, हम लोग को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा सा भटक गए थे, है ना, जवानी की जोश में थोड़ा सा बहक गए थे। ओके, तो लखनऊ मर्जर हो गया जब इन दोनों की दोस्ती हो गई। लखनऊ पैक्ट क्या है? लखनऊ जैसे नाम से लग रहा है, पैक्ट मतलब कुछ साइन वगैरह हुआ है, कुछ ट्रीटी टाइप का है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ये जो है पैक्ट साइन हुआ है। इनका कहना यह है कि पहली बात तो हम अपने सारे जो भी डिफरेंसेस है इनको रिजॉल्व कर लेते हैं, आपस में कोई मतभेद नहीं है, कोई गिला शिकवा हमारे आपस में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब हम कॉमन पॉलिटिकल डिमांड गवर्नमेंट के साथ सामने रखेंगे। हम अलग अलग अपनी डिमांड रखते हैं, गवर्नमेंट हमको अलग अलग बेवकूफ बना देती है। अब हम मिलकर एक साथ अपनी पॉलिटिकल डिमांड रखेंगे और स्वराज की डिमांड करेंगे और एक नए जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को यूनिटी के साथ स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बड़ा गच्चा खा जाती कांग्रेस और एक बड़ी गलती कर देती कांग्रेस। वो गलती ये है कि वो जो रिलीजियस पॉलिटिकल डिमांड्स होती मुस्लिम लीग की, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स रहने दो यार, ऐसा मुस्लिम लीग का कहना था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आइडिया है इसको रहने दीजिए, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज होनी चाहिए, हमारा इलेक्शन वहां से होना चाहिए। इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस ने। देखो, यह यूनिफाई करना वॉज अ ग्रेट स्टेप, अप्रिशिएबल स्टेप, आई विल से कि जो है बहुत अच्छा सोचा था कांग्रेस ने कि मुस्लिम लीग से दोस्ती कर ली जाए। लेकिन उसका ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सेप्ट कर लेने से हुआ ये कि जो ब्रिटेन ने जो है कर्जन और मिंटो करके गए थे कि रिलीजियस लाइंस को छोड़ देना था पॉलिटिक्स में, उन्होंने उसको पॉलिटिक्स में बने रहने दिया। अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कुछ जो समझौता हो जाता कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स खत्म कर लेते हैं, देखिए कुछ और यहां से निकाल देते और रिलीजन को पॉलिटिक्स से बाहर कर लेते, तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो जाता। बट ये कम्युनल ग्राउंड यहाँ पे छूट गया, ये एक थोड़ा बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। देख नहीं पाए उस समय कांग्रेस के लीडर्स की क्या कर रहे हैं वो लोग। ओके, इस मर्जर में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ है और यहां से एक बड़ा रोल, बड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाती है मोहम्मद अली जिन्ना को। ओके, जिन्ना को कहा गया है द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये सवाल आ गया और 4 ऑप्शन होगा, जिसे ये बात नहीं पता होगी वो कभी जिंदगी सपने में नहीं सोचेगा कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी
मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। ये कहा था सरोजिनी नायडू ने, जिन्हें खुद नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि मिली हुई है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, पहली इंडियन वुमेन, पहली वुमेन नहीं, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है कांग्रेस सेशन की। ओके, लखनऊ सेशन की बात क्या है कि ये कांग्रेस दोनों जो है, कांग्रेस के दोनों फैक्शन भी मिल जाते हैं, मुस्लिम लीग भी मिल जाती है, और दोनों होम रूल लीग मिलकर तबाही मचा देते हैं। तबाही मचा देता है इन द सेंस कि जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट बहुत अच्छी चलने लगती है, मासेस जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और मासेस एक नया सेक्शन जो है, जैसे कि कायस सेक्शन हो गया, और जो है वर्किंग क्लास जो हो गया, तो वर्किंग क्लास जो है वो मूवमेंट में आने लगती है। प्लस ये लोग पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू डिस्कशन, रीडिंग, पैम्पलेट्स, लेक्चर्स। तो जो है अंग्रेजों के खिलाफ वो जो फीलिंग जो चाहिए वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं ऑन अ वेरी मास स्केल एंड ऑन अ वेरी हाई इंटेंसिटी। ओके, और यहीं पे एक नई जनरेशन ज्वाइन करती है जो जवाहरलाल नेहरू की जनरेशन है। ओके, तो एक जो है नई एनर्जी आ रही है हमारी नेशनल मूवमेंट में। गवर्नमेंट जब इसको देखती है तो जो है पूरी तरह सप्रेस करने की कोशिश करती है, इवन स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ते, जेल में डाल देते हैं। तिलक को कहते हैं कि अगर आपने दिल्ली और पंजाब में पैर रख दिया तो आपको जेल में डाल देंगे, और एनी बेसेंट को तो जेल में ही डाल दिया जाता है। जून 1917 एनी बेसेंट अरेस्ट कर ली जाती है, और ये अरेस्ट एनी बेसेंट को रातों रात बहुत पॉपुलर कर देता है। इतना पॉपुलर कर देता है कि 2 महीने के अंदर एनी बेसेंट को छोड़ना पड़ता है। और इस बार 1917 का जो कैलकाटा सेशन होता है, 1917 कैलकाटा सेशन, एनी बेसेंट इतनी पॉपुलर भी हो चुकी होती हैं कि वो उसकी प्रेसिडेंट बन जाती हैं, एंड शी बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो मूवमेंट जो है धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन कर जाता है। मूवमेंट डिक्लाइन इसलिए कर जाता है कि मॉन्टेग्यू फिर एक नई चाल चलते हैं। मॉन्टेग्यू जो है उस समय हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, तो मॉन्टेग्यू फिर से वैसी ही चाल चलते हैं जैसे उस समय मिंटो ने चली थी। मॉन्टेग्यू कहते हैं कि रिफॉर्म आने वाला है, थम जाओ, ज्यादा रिवोल्ट मत करो, ज्यादा लड़ो भिड़ो नहीं, रिफॉर्म आने वाला है। एनी बेसेंट इस बात को थोड़ा ठीक से समझ नहीं पाती, और इसके जो इससे थोड़ा एल्यूड हो जाती हैं। दूसरी तरफ तिलक को जाना पड़ता है इंग्लैंड, क्योंकि केस तिलक वाज अ बैरिस्टर, अगर आपको नहीं पता तो। यह इनको एक क्लाइंट होता है वैलेंटाइन चिरोल, इन सितंबर 1918 उसका केस लड़ने के लिए इनको इंग्लैंड जाना पड़ता है। प्लस इसी टाइम में गांधी जी पॉपुलर हो रहे थे। गांधी जी, अभी बात करेंगे गांधी जी की, कि गांधी जी ऐसे आए थे जैसे कोई फरिश्ता आया हो, कोई भगवान का अवतार आया हो। तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी इस टाइम तक बढ़ चुकी थी। तो धीरे धीरे जो होम रूल से जो फोकस था, होम रूल से शिफ्ट हो जाता है, और प्लस ऐसा लगता है कि जो हमारा मोटिव था वो मोटिव मिल गया है, क्योंकि मॉन्टेग्यू ने ऐसी बात कर दी थी, ऐसा वादा कर दिया था। ओके, तो मॉन्टेग्यू ने जो है फिर एक अगस्त डिक्लेरेशन किया, उसी 1917 में अगस्त में, जब जो है जेल से निकली थी, तो मॉन्टेग्यू ने एक डिक्लेरेशन किया कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स में ये डिक्लेरेशन किया था कि हम जो है इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द सेंस कि हम धीरे धीरे जो इंडियंस का रोल एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाने वाले हैं, और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जिसमें इंडियंस को अपने ऊपर रूल करने का मौका मिलेगा। लग ऐसा रहा था कि धीरे धीरे पहले इंडियंस की ट्रेनिंग होगी, थोड़ा उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे सेल्फ गवर्निंग करते हैं, और धीरे धीरे पावर उनकी तरफ ट्रांसफर होने लगेगी, और धीरे धीरे सारी पावर, सारा एडमिनिस्ट्रेशन इंडियंस के हाथ में आ जाएगा। ऐसा लग रहा था ये बातें सुन के, ये अगस्त डिक्लेरेशन 1917 का सुन के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। ओके, तो यहां तक हमने देखा कि जो है होम रूल मूवमेंट जो है वो भी डाई डाउन कर गया। हमने लखनऊ पैक्ट भी समझ लिया, स्वदेशी मूवमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तो होता क्या है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ब्रिटेन जो है एट लास्ट हमारी सारी डिमांड्स मान चुका है, और धीरे धीरे हमें स्वराज जो है वो मिल जाएगा। प्लस एक फरिश्ते की एंट्री हो चुकी, गांधी जी की एंट्री हो चुकी है हमारे पॉलिटिकल एरिना में। बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में गांधी जी के बारे में, और जानेंगे कि ये जो हमारा जो फरमान आने वाला था, जो अगस्त डिक्लेरेशन, जो हमारा सेल्फ गवर्नमेंट जो हमको मिलने वाली थी, क्या वो हमको वाकई मिलती है, या सिर्फ ये भी एक नजरों का धोखा होता है, क्या एक बार फिर हमें बेवकूफ बनाया गया होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। स्पेशली गांधी जी से शुरू करेंगे कि होता क्या है, गांधी जी क्या करके आए थे, क्या कर रहे थे, चाहते क्या थे, और उनकी पर्सनालिटी और उनकी एटीट्यूड, स्टाइल के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट चैप्टर में काफी कुछ आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
Hello friends, myself Abhishek Srivastava and welcome back to this awesome series Crash Course on Modern History। और आज हम जानेंगे गांधी जी को। ओके, तो अब तक हमने देखा कि मॉडरेट्स ने जो है 20 सालों तक काम किया। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आए। एक्सट्रीमिस्ट ने भी काफी जो है जो मास स्ट्रगल था उसे काफी नीचे तक लेके गए। जो है पीजेंट्स तक वो नहीं पहुंचे थे, तो बट स्टिल जो एक मास पॉपुलैरिटी थी वो एक्सट्रीमिस्ट की, तो इन्होंने दो मूवमेंट बनाए, एक स्वदेशी मूवमेंट और होम रूल मूवमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं गांधी जी की, जो अगला गांधीयन एरा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो गांधीयन एरा नहीं, गांधी जी की बात करेंगे। ओके, तो जब गांधी जी एंट्री करते हैं तो पूरी की पूरी जो स्ट्रगल होती है, पूरी स्ट्रगल वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। उनकी पर्सनालिटी के आगे बाकी सारी पर्सनालिटी शैडोड हो जाती हैं, सारे पर्सनालिटीज हट जाते हैं और सिर्फ फील्ड में रह जाते हैं गांधी जी। ओके, तो इंडियन स्ट्रगल इसीलिए आगे की जो स्ट्रगल है वो पूरा इनका मास्टरमाइंड है, इनका ब्रेन चाइल्ड है कि इन्हें किस तरह से जो है स्ट्रगल को करवाना है, कब करना है, कब बंद करना है, कब चलाना है। तो सारे के सारे जो आइडियाज हैं, है ना, जो सारी टेक्नोलॉजी जो यूज होने वाली, टेक्निक जो यूज होने वाली है, वो अब गांधी जी की यूज होने वाली है। ओके, तो इसके पहले कि हम इनको जो है आगे बात करें कि मूवमेंट में क्या हुआ, पहले थोड़ा समझते हैं कि बापूजी थे कैसे। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि गांधी जी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि आप इन्हें पसंद करो चाहे इन्हें ना पसंद करो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर गांधी जी हैं, इनके आइडियाज आपके अंदर हैं। आप उसे अप्रिशिएट करें ना करें, बट स्टिल वो चीज खून में आ चुकी है। ठीक है, हम उस चीज को कभी कभी नहीं समझ पाते, बट वो है। ओके, तो जो है कुछ अजीब ही, अलग ही थी इनकी पर्सनालिटी, अजीब नहीं अलग। ओके, फरिश्ते टाइप के थे, जो इस तरह के फरिश्ते थे जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। तो एक अगर आजादी में मिलने में अगर परसेंटेज बांटा जाए तो मेरे ख्याल से मोर देन 70% तो हाथ गांधी जी का रहा होगा। ओके, तो जो है फिलहाल बात करते हैं कि जो इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और इनकी शादी छोटी उम्र में 13 साल की उम्र में कस्तूरबा जी से हो गई थी। शादी के बाद वो गए थे इंग्लैंड और वहां पे उन्होंने लॉ की डिग्री ली। वहां की कल्चर में काफी सेटअप हो गया और इनको कल्चर बहुत अच्छा लग रहा था। तब इन्हें ये आइडिया नहीं था कि एक दिन आएगा कि इसी कल्चर के खिलाफ इनको हथियार उठाना पड़ेगा। ओके, वहीं पे उन्होंने बार ज्वाइन करी, बट बार ज्वाइन करने वाले साल में ही ये इंडिया वापस आ गए। ओके, इंडिया वापस आने के बाद इनकी प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट करी, बट उसी बीच इनको एक इनविटेशन मिला दादा अब्दुल्ला की तरफ से। दादा अब्दुल्ला एक्चुअली साउथ अफ्रीका में एस्टैब्लिश्ड एक जो है इंडियन बिजनेसमैन था। उसे एक लीगल एडवाइजर की जरूरत थी और उसने गांधी जी को कॉल दिया था। गांधी जी ने कॉल एक्सेप्ट किया और पहुंच गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जब वो पहुंचे तो पहले ही दिन उनको लात मार के उनकी जो डब्बा था उनका, वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, उनको उससे धक्का मार के निकाल दिया गया और बोला गया नहीं आप ब्लैक हैं, आप जो है ये गोरों के जो है केबिन में या फिर जो है फर्स्ट क्लास सिर्फ गोरों का हक है, आप उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये कौन सा देश है जहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो बहुत गलत है रही, यहाँ तो जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, और तब उन्होंने जो है देखा कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस की हालत बहुत बुरी है, इंडियंस की हालत बुरी है, ब्लैक्स की हालत बुरी है। उन्होंने ये देखा कि इंडियंस को यहाँ कुलीस बुलाया जाता है, क्रिश्चियन मैरिजेस के अलावा बाकी सारी मैरिजेस जो है इलीगल हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करी जा रही, उल्टे सीधे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे रूल्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं। एक मूवी है गांधी जी पे, द गांधी, प्लीज कभी मौका मिले तो उसे जरूर देखिए। तो जो है ऐसे उल्टे सीधे रूल्स बनाए जा रहे हैं कि आपको हमेशा अपनी आईडी कैरी करनी पड़ेगी। अगर आप आईडी कैरी नहीं कर रहे तो जो है आपको जेल में डाला जा सकता है। अब सोचो इंडिया में ऐसा रूल बन जाए कि आपको आधार कार्ड का टैटू बनवाना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर आधार कार्ड का टैटू नहीं है और उसे बारकोड से स्कैन नहीं किया जा सकता तो आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, या अगर वो गंदा हो गया, इस पे कोई कलर गिर गया तो आपको जेल में डाल सकते हैं। तो ऐसी वाहियात बातें अगर जो है करी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो है गलत होगा, ये सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो जब उन्होंने ये रियलाइज किया तो उन्हें लगा कि नहीं, लोगों को मदद की जरूरत है और मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। इस तरह का रेजोल्यूशन लेते हैं वो, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए वो जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत हिट एंड ट्रायल करते हैं, और इस हिट एंड ट्रायल में वो कुछ टेक्निक्स डेवलप करते हैं और वो बहुत अमेजिंग टेक्निक्स है, बहुत अच्छी टेक्निक्स है और इस टेक्निक को जानने की कोशिश करते हैं। पहली टेक्निक है जो सबसे फेमस है, सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स सत्य और आग्रह। ओके, सत्य मीन्स ट्रुथ एंड आग्रह इज इन्विटेशन। ओके, जिसमें आप ये कह रहे हो कि मैं तो सत्य के राह पे चल रहा हूँ, मैं सत्य के मार्ग पे चल रहा हूँ और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप भी मेरे साथ सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि अगर हर कोई सही रास्ते पे चलेगा तो कभी कोई गलती होगी ही नहीं। ओके, इस तरह का कुछ आइडिया था यह सत्याग्रह का। इसके दो बेसिक चीजें हैं, एक तो सच
और दूसरा नॉन वायलेंस। सत्य की राह पे चलना है, और मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूं कि आप सत्य की राह पे चलो। पर एक तरीका ये हो सकता है कि मैं थप्पड़ मार के आपको कहूं कि आपको इस राह पे चलना है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं कहूं सर ये राह सही है, इस बात को समझिए, प्लीज इस बात को समझिए कि यही राह सही है, जो सच है वही सही है, और प्लीज मैं इस राह पे चल रहा हूं और आप मेरे साथ चलें। तो ये वो तरीका था जो गांधी जी का तरीका था कि सर सही ये है, सही ये है कि हमें आजादी मिलनी चाहिए और आप लोगों को हमें आजादी देनी चाहिए। ठीक है, सही ये है कि आपके जो इंपीरियल नियम है वो हम पे लागू होना गलत है। सही ये है कि स्वराज जो है वो हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सही है उस राह पे चलेंगे तो हमेशा हम सही रहेंगे। और इसमें हम यह इस तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं जैसे कि फास्टिंग, व्रत रख लेंगे, और व्रत तब तक रखेंगे जब तक जो है हमें वो चीज हासिल ना हो जाए। ओके, तब तक हम फास्टिंग करेंगे। फास्ट चाहे इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए, जान देना तो बहुत छोटी चीज है, देश के लिए जान दे देना इज लाइक पीनट्स। ओके, तो जो है हम कुछ भी करेंगे, जैसे कि सपोज आपके साथ जो है, या फिर आपकी सपोज घर में ही आपकी मदर जो है आपसे कहती है कि जो है आपको ये करना है और आप खाना खाना छोड़ दो, तो वो जो मम्मी है वो जो है अंदर से कुछ कुछ होने लगता है ना, यार ये खाना नहीं खाना, यार ये तो बहुत गलत है ना। उसी तरह जब कोई गलत कर रहा हो और उसके सामने फास्ट कर लो और बोलो कि आप जब तक वो सही नहीं करोगे तब तक हम फास्ट पे रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस इंसान में, भले एक दिन में ना हो, 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, बट उस इंसान में एक रिग्रेट की फीलिंग आएगी, एक गिल्टी की फीलिंग आएगी। वो रेट्रोस्पेक्ट करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा और वो रियलाइज करेगा कि नहीं ये मैं गलत कर रहा था, अगर मैं ये सही कर लूंगा तो सही हो जाएगा। तो ये जो गांधीयन टेक्निक है वो उसको धीरे धीरे गिल्टी फील करा के या उसको उसकी आंखें खोल के उसको सही राह पे लाने की कोशिश करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन ये है कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे आपके साथ। ठीक है, आपने स्कूल में एडमिशन दिला दिया, आपने कोचिंग में एडमिशन दिलवा दिया, हम जाएंगे नहीं कोचिंग, दिस इज नॉन कॉपरेशन। ओके, जोक्स अपार्ट, जो है जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि हम बस चला रहे हैं, ठीक, और ये बस आपकी सुविधा के लिए, और हमें इस सरकार से लड़ना है, हम बस पे चढ़ेंगे ही नहीं, हमें नहीं जाना इस बस से, हम पैदल चले जाएंगे, हम लेट के घसीट के चले जाएंगे, कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो, हम सारी यात्राएं सह पर उस बस में नहीं जाएंगे। ओके, दिस इज नॉन कॉपरेशन। हम किसी बस पे कोई सर्विस नहीं देंगे, हमें ना कोर्ट चाहिए, ना स्कूल चाहिए, ना बसेस चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ना पुलिस चाहिए, हम किसी से कॉपरेट नहीं करने वाले, हमारे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम कॉपरेट नहीं करेंगे। ओके, ध्यान रखो, हम कॉपरेट नहीं करेंगे। तो ये क्या है, दिस इज वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ एजिटेशन। ओके, बहुत माइल्ड फॉर्म है, बट ये आई ओपनर है। अगर जो है यहां पे आपकी आंखें नहीं खुली तो हमारा जो अगला हथियार है वो है सिविल डिसोबीडियंस। ये इतना खतरनाक हथियार है कि आर्म्ड रेबेलियन भी इसके आगे कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा कि हम कोई भी जो गलत नियम है या कोई भी जो गलत रूलर है उसकी बातें नहीं मानने वाले। ठीक है, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आज कर्फ्यू लगा हुआ है और सारा शहर जो है घरों के अंदर रहना चाहिए, कोई सड़क पे नहीं आएगा, और हो उल्टा पूरा शहर उतर आए सड़क पे, तो क्या करेगी पुलिस? क्या पूरे शहर को गोली मार देगी? हर कोई जनरल डायर नहीं होता, और जनरल डायर ने भी खाली जो है एक छोटे से पार्क में गोलियां चलाई थी। ऑफ कोर्स बहुत नुकसान किया उसने, बहुत जाने गई और बहुत जो है गलत किया उसने, बट जो है सोचो सारा शहर सड़क पे आ जाए तो क्या सारे शहर को गोली मार दी जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? या फिर क्या सारे शहर पे लाठीचार्ज हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? और अगर पूरा देश उधर है, क्या पूरे देश को उठा के जेल में रख पाएंगे? अगर पूरा देश नियम तोड़ दे तो फिर वो नियम नहीं रह जाता, वो चीज आदत हो जाती है। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस ऐसा है कि अगर पूरा जो है पूरी जनता अगर उस नियम को तोड़ने पर उतर आए या सरकार को तोड़ने पर उतर आए तो सरकार नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन है, ये आखिरी तीर है गांधी जी का। ओके, अगले मेथड्स ये हैं कि गांधी जी जो ने रियलाइज किया कि हिंदू मुस्लिम में यहाँ बहुत बंटवारा हो चुका है, रिलीजियस लाइंस आ चुकी हैं, तो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर उन्होंने बहुत काम किया। उनको ये रियलाइज हुआ कि जो वुमेन का जो स्टेटस है वो इंडिया में बहुत लो है, तो उसके अपलिफ्टमेंट में उन्होंने बहुत काम किया। ओके, मनु और राभा उनकी 2 स्टिक्स कही जाती थी, तो जो है गांधी वुमेन को नेशनल मूवमेंट में लाने में गांधी जी का बहुत हाथ रहा। प्लस विलेजेस को जो है सेल्फ रिलायंट बनाने में, विलेज की सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी पे उनका बहुत भरोसा था। प्लस हरिजन वेलफेयर, जो लोअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी थे, जो अनटचेबल्स थे, जो आउटकास्ट थे, उनको वापस सोसाइटी में मिलाना,
ओके, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनको अधिकार दिलाना, बराबरी का दर्जा दिलाना, इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। प्लस खादी ने तो हम बात कर चुके हैं स्वदेशी में कि आर्टिजन को काम भी दिलाया और अंग्रेजों के प्रॉफिट को भी कम किया। चार इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं। एक है इंडियन ओपिनियन जो 1903 में उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, एक यंग इंडिया और नवजीवन, और फिर 1933 में उन्होंने एक हरिजन स्टार्ट किया था। इनका आइडिया ये था कि जर्नलिज्म का काम सर्विस देना है, पैसा कमाना नहीं है। तो अपने इन पेपर्स के थ्रू वो लोगों से कम्युनिकेट करते थे, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते थे, सरकार को क्रिटिसाइज करते थे। तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक है हिंद स्वराज में उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो मॉडर्नाइजेशन है उसके खिलाफ थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है उसको। फिर उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, बहुत अच्छी किताब है, कभी मौका मिले जरूर पढ़िए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। फिर सत्याग्रह नाम की एक किताब लिखी है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ। अब बात करते हैं कि जब 1915 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आए इंडिया, और इसी दिन को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। ओके, गोखले जी ने कॉल दिया था, गोखले याद हो तो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, तो इंडिया वापस आ जाते हैं गांधी जी। तो गोखले जी उन्हें एडवाइस देते हैं कि देखो यार, तुम 20-25 सालों से इंडिया से बाहर हो, तो बेटर होगा कि जो है पहले तुम एक भारत भ्रमण कर लो और देख लो कि इंडिया कितना चेंज हो गया, क्या कंडीशन है, तब तुम ज्यादा अच्छा समझ पाओगे कि इंडिया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, और ये भारत भ्रमण करने के बाद वो साबरमती आश्रम स्टार्ट करते हैं, जो अहमदाबाद के पास है। ओके, वो 3 टेस्ट करते हैं, लिटमस टेस्ट कह सकते हैं अपनी टेक्निक्स का इंडिया में। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में क्या होता है कि जो इंडिगो प्लांटर्स होते हैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में, उनको जो है 3/20 जमीन पर इंडिगो उगाना मैंडेटरी था, जो जमीन को इनफर्टाइल भी कर देती थी, प्लस उसका पैसा भी नहीं मिलता था। तो चंपारण इनको बुलाया जाता है, ये चंपारण जाते हैं, वहां के ऑफिशियल्स कहते हैं कि आप ये डिस्ट्रिक्ट छोड़कर चले जाइए, और वो इसको डिसोबे कर देते हैं। कहते हैं आप जेल में डालना है, जेल में डाल दो, मेरे खिलाफ ट्रायल करना है, ट्रायल करो, पर मैं नहीं जाने वाला, मैं यहाँ लड़ने आया हूँ, मैं यहाँ पे सैक्रिफाइस करवाने आया हूँ, मैं यहाँ पे जो है स्ट्राइक करवाने आया हूँ, या मैं हकों के लिए लड़ने आया हूँ। ओके, तो फाइनली होता क्या है कि इनको जिसको निकालने वाले थे उसी को मेंबर ऑफ इंक्वायरी कमेटी बना दिया जाता है, गांधी जी मेंबर बन जाते हैं, और यहाँ पे जो पीजेंट्स की परेशानी थी वो कम हो जाती है। तो ये पहला सिविल डिसोबीडियंस है जो उन्होंने यहाँ पे किया है, लॉस को डिसोबे किया है। अगला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वर्कर्स और मिल ओनर्स में स्ट्राइक जो है डिस्प्यूट जाता है। वो जो वर्कर्स कह रहे होते हैं हमें 35% इंक्रीज चाहिए, ये कहते हैं ठीक है स्ट्राइक कर दो, गांधी जी कहते हैं स्ट्राइक कर दो, और खुद जो है फास्ट एंड टू डेथ कर देते हैं, कहते हैं मैं जब तक आमरण अनशन है ना, तो फास्ट एंड टू डेथ करते हैं। दोनों ही वजह से जो ओनर होता है वो प्रेशराइज हो जाता है और डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाती है। तीसरा होता है खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में क्रॉप फेल हो गई होती है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू डिमांड बहुत हाई होती है, तो गांधी जी कहते हैं कि कोई भी जो है लगान नहीं देगा, चाहे दुगना हो चाहे तिगना हो, कोई लगान नहीं देगा। ओके, तो जो है ग्रेजुअली गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो दे सकता है वही दे, जो ना दे पाए ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलते हैं गांधी जी को, बड़ी एक उपलब्धि है। तो अब तक क्या था, तो जो इनका जो फैमिलराइजेशन था, नया ऑफिस ज्वाइन करो तो पहले फैमिलराइज किया जाता है, जो फैमिलराइजेशन वाला पार्ट था वो इन्होंने पूरा कर लिया था, और उन्हें समझ में आ गया था कि इंडियंस क्या है, और अपने आप को उसी इंडिया की हवा में उन्होंने ढाल लिया था। ठीक है, वो मासेस में ऑलरेडी पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाला जो रोल था तो पेपर में ऑलरेडी ऐसा बन गया था, ऐसी हवा फैल गई थी कि एक फरिश्ता आने वाला है जो आजादी दिलाएगा, जो हम सबको बचाएगा। प्लस अपनी टेक्निक्स उन्होंने टेस्ट कर ली थी, उन्होंने पता चल गया था कि उनकी जो औजार हैं वो वर्किंग है, सही है, काम कर रहे हैं। और एक बात और, अब तक क्या था कि बाकी के जो लीडर्स थे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, इवन रिवोल्यूशनरीज जो थे, क्रांतिकारी थे, वो कुछ बड़ा रिजल्ट देने में कामयाब नहीं रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही समय था जो है गांधी जी के लिए कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कूदे। ओके, तो स्टेज पूरी तरह सेट था। तो गांधीयन एरा स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1915 से 1947, जिसमें हमने फैमिलराइजेशन वाला पार्ट 1915 से 1920 वाला पार्ट समझ लिया है। 3 बड़े मूवमेंट करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसी के साथ इंडिया को आजादी दिला देंगे। ठीक है, तो आने वाले चैप्टर्स में ये सारी चीजें हमें समझनी है, और हमें जानना है कि इन कोर्सेज में गांधी जी किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से जो है मूवमेंट को संभालते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हमें आने वाले चैप्टर में समझनी है, तो प्लीज बने रहिए, जो है इन वीडियोस को शेयर करिए, बाकी अपने दोस्तों को बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव एंड वेलकम टू दिस ऑसम सीरीज क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। और आज हमें देखना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें हम इश्यूज देखेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे थे। ओके, तो मेन उसमें जालियांवाला बाग है और 2 एक जो है खिलाफत इशू समझना है हमको। ओके,
तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि गांधीयन एरा स्टार्ट हो चुका है और उसमें हम फैमिलराइजेशन कोर्स गांधी जी का पूरा करा चुके हैं और अब अगला जो स्टेप है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। जैसा हमने जो है लास्ट चैप्टर में बात किया था कि एक अगस्त डिक्लेरेशन आने वाला था। याद करो, होम रूल मूवमेंट चल रहा था। होम रूल मूवमेंट इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि मॉन्टेग ने जो है एक डिक्लेरेशन दिया था कि हम एक जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने वाले हैं इंडिया में, प्लस जो इंडियंस का एसोसिएशन है गवर्नेंस में, जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है इंडिया में, वो बनाने वाले। तो ऐसा वादा किया था मॉन्टेग्यू ने, जिसकी वजह से एनी बेसेंट अलग हो गई थी और जो है बाल गंगाधर तिलक को जाना पड़ा था जो है कोई केस लड़ने। ओके, तो इस चक्कर में क्या हुआ था कि होम रूल मूवमेंट खत्म हो गई थी। ओके, और हम वेट कर रहे थे, मॉडरेट्स को भी ऐसा लग रहा था, सबको ऐसा लग रहा था कि शायद एक बेटर एक्ट, एक बेटर रिफॉर्म आने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर भी जो है चल रहा था और काफी प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर, और ऐसे सबको उम्मीद थी कि एक बहुत अच्छा रिफॉर्म बहुत जल्दी आएगा। बट हम वेट कुछ कर रहे थे, आया कुछ और, आया रॉलेट एक्ट। ओके, ये एक बड़ा झटका लगा हमारे सारे पॉलिटिशियंस को। हुआ ये कि एक एक्ट आया, रियल नेम इसका एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे टाडा और पोटा होता है। किसी अगर कोई जो है कुछ करता हुआ पाया गया तो उसे ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, मतलब लॉ तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, उसको कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे जो है आप जेल में डाल सकते हैं। ओके, प्लस प्रेस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस जो है जो इससे एक फायदा क्या होगा कि कोई भी अगर पॉसिबल अपराइजिंग होगी, क्योंकि अब तक देख चुकी थी सरकार कि दो बड़ी अपराइजिंग हो चुकी है, एक स्वदेशी मूवमेंट वाली और एक होम रूल मूवमेंट वाली। ओके, तो जो है ये दो अपराइजिंग के बाद जो है जाहिर सी बात थी कि पब्लिक धीरे धीरे और ट्रेंड होती जा रही है, जो मास सपोर्ट है इन मूवमेंट्स का बढ़ता जा रहा है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब एक और बड़ी मूवमेंट आने वाली थी। तो सरकार को भी आइडिया लग गया था और इसी वो रॉलेट एक्ट लेके आए थे ताकि अगर कोई भी बड़ी रिवोल्ट आती है तो वो उसको सप्रेस कर सके। ओके, तो होता यह है कि जैसे ही ऐसी बात सुनते हैं तो गांधी जी को हाथ में कमांड आ जाती है। गांधी जी का फैमिलराइजेशन कोर्स पूरा हो चुका था, गांधी जी को जो है कमांड संभाल दे दी जाती है और वो गांधी जी स्टैब्लिश करते हैं सत्याग्रह सभा फरवरी में 1919। नाउ 1919 इज अ वेरी हॉट ईयर। ओके, तो इस समय थोड़ा सा एक्टिव रहो, अपने दिमाग में मान के चलो कि 1919, 1920, 21 और 22 की स्टार्टिंग। ओके, तो इतने थोड़े से जो है बहुत हॉट ईयर्स हैं, इनको समझना और थोड़ा दिमाग खोल के इनको सुनना जरूरी है। ओके, तो फरवरी में ये बात हुई है 1919 में। गांधी जी शुरू करते हैं सत्याग्रह सभा। गांधी जी अपना जो सत्याग्रह वाली टेक्निक्स हैं, अपनी जो नॉन कोऑपरेशन वाली टेक्निक्स हैं, स्पेशली सत्याग्रह से स्टार्ट करते हैं वो कि पहले लोगों को ट्रेनिंग स्टार्ट करी जाए और लोगों को सत्याग्रह करने के लिए इन्वाइट करते हैं। तो गांधी जी अपने आइडियाज रखते हैं और जो है वो टारगेट खाली अर्बन क्राउड को नहीं करते, खाली शहरों तक जो है सीमित नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने इंडिया देखा है, उन्हें पता है कि इंडिया गांव में बसता है। तो वो पीजेंट्स जो किसान है, जो गरीब है, गांव है, उन सबको टारगेट करते हैं कि इन सबको जो है संदेश देते हैं कि आपकी हमें जरूरत है, हमें एक मास अपराइजिंग चाहिए, हमें पूरा पूरा इंडिया चाहिए, खाली उसके अर्बन लोग नहीं, खाली सेकंड क्लास, खाली जो मिडिल क्लास है वो नहीं, जो खाली पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ वो नहीं, हर कोई, क्योंकि जो ब्रिटेन से इफेक्ट हो रहा है वो सबको हो रहा है, तो हमें हर कोई सड़क पर चाहिए। ओके, तो जो है सबको वो एम करते हैं और एक नई एनर्जी देते हैं स्ट्रगल में, कुछ नया करने के लिए देते हैं। देखो अब तक क्या है कि बहुत लोगों में देशभक्ति की भावना है, वो देशभक्ति के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट कर रहे क्या, ये आइडिया नहीं है उनको। तो गांधी जी ने उनको कुछ करने के लिए दिया कि भाई ऐसा करना है, तुम्हें खादी पहनना है, तुम्हें स्वदेशी करना है, तुम्हें फॉरेन के कपड़े नहीं पहनने, तुम्हें गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं देनी, देश के लिए सोचना है। ओके, खाली सत्य पे रहना, हिंसा नहीं करनी और दूसरे लोगों को ये सिखाना है। ओके, तो ये सारी जो ट्रेनिंग है, ये पॉलिटिकल अवेकनिंग स्टार्ट होगी, पॉलिटिकली लोगों को ट्रेन करना शुरू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझेंगे कि उनको जो है किस तरह से गवर्नमेंट को बॉयकॉट करना है या गवर्नमेंट से जो है स्वदेशी अपना के गवर्नमेंट को जो है नुकसान पहुंचाना है, चरखा चलाना है, खुद अपना कपड़ा काट लो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भाई रॉ मटेरियल कॉटन खरीदो, एक तो किसान की बिक्री हो जाएगी, प्लस कहीं से भी फॉरेन गुड नहीं खरीदना पड़ेगा। तो एक जो है पॉलिटिकल अवेकनिंग होती है, प्लस इकोनॉमी को इससे थोड़ी मदद मिलती है और वो हड़ताल की कॉल करते हैं 8 अप्रैल को। ओके, तो अप्रैल 1919 के अप्रैल तक हम पहुंच चुके हैं। ये अप्रैल काफी खतरनाक है। होता क्या है कि अमृतसर में उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वैसे उस समय अमृतसर में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ ड्वायर। और ये जो गांधी जी वाला प्रोटेस्ट है, इसकी वजह से ये घबरा जाते हैं और ये पूरी कमांड दे देते हैं ब्रिगेडियर जनरल डायर को। ओके, जनरल डायर क्या कहता है कि सारी मीटिंग्स बैंड है और सारे प्रोटेस्ट बैंड है, कोई मीटिंग नहीं हो सकती, कोई भी जो है प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा करता हुआ पाया गया तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स को वो जेल में डाल देता है। नाउ
होता क्या है कि अमृतसर में एक जालियांवाला बाग है, ये तो आज की फोटो है। ओके, जालियांवाला बाग है, वहां पे जो है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल जो थोड़ा मानते हो, 13 अप्रैल 13 डेट है, अप्रैल 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जो है डिसाइड होता है कि सब लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा होंगे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को जनरल डायर ने अरेस्ट कर रखा। इनकी अरेस्ट के खिलाफ एक शांति सभा रखेंगे। ओके, शांति से उसका प्रदर्शन करेंगे। होता क्या है, जनरल डायर को पता चलता है और जनरल डायर अपनी पूरी सेना लेके आ जाते हैं। अब क्या है कि सिर्फ एक ओपनिंग है, बाकी तीनों साइड से वो ब्लॉक है। इस ओपनिंग में खड़े होकर जनरल डायर गोलियां चलाना शुरू करता है और लाशों के ढेर बिछा देता है। बहुत हजार लोग इसमें मारे जाते हैं। ओके, तो जो है हाँ, ऐसी हड़कंप मचती है कि आज की अगर आप कभी जाओगे वहां पे तो देखोगे कि गोलियों के निशान दीवारों पे पड़े हुए हैं और एक कुआं था, गोलियों से बचने के लोग कुएं में कूदने लगे और फिर एक के ऊपर एक, तो ये कुआं भी लाशों से भर गया। तो जो है हजारों लोग ऑलरेडी वहां पे इकट्ठा थे और उनमें काफी मारे जाते हैं, काफी जख्मी हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी एट्रोसिटीज पंजाब में हो रही थी, जैसे कि अगर आप हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी की बात कर रहे हो तो क्या करते थे अंग्रेज, हिंदू मुस्लिम को साथ में बांध के क्रॉलिंग करवाते थे। ओके, साथ में घंटों जो है पोल से बांध के रख देते थे, ट्रक में बांध के छोड़ देते थे। 15-15 घंटे आदमी बंधा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, मुस्लिम के हाथ से हिंदुओं को पानी पिलवाते थे, हिंदुओं के हाथ से मुस्लिम्स को पानी पिलवाते थे, ताकि उनकी जो रिलीजियस वो है एक हेट्रेड क्रिएट कर सके कि बहुत ज्यादा तुम लोगों को जो है अगर प्यार चढ़ा हुआ है तो आओ तुम लोग को प्यार सिखाते हैं। तो इस तरह की जो है इनह्यूमन ट्रीटमेंट या यह कह सकते हैं सिविल राइट्स का वायलेशन हो रहा था बुरी तरह से पंजाब में और इंडिया के और अदर पार्ट्स में। ओके, यहीं पे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड मिला हुआ होता है ब्रिटिशर्स की तरफ से, वो उसको वापस कर देते हैं। वो ये बताने के लिए कि ऐसी सरकार जो ऐसा घिनौना काम करती है, मैं उस सरकार से नाइटहुड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उस नाइटहुड को वापस कर दिया जाता है। जैसे कि अभी जो है कुछ टाइम पहले हम लोग अवार्ड वापसी देख रहे थे, तो ये पहली अवार्ड वापसी है। ओके, ना 1919 में कांग्रेस सेशन अमृतसर जो है, अब ये जो इतना बुरा कांड हुआ है, जाहिर सी बात है पूरे देश को इससे जो है घृणा हो जाएगी, पूरा देश इसके लिए एक साथ हो जाएगा। तो कांग्रेस क्या करती है, अपना 1919 का सेशन जो दिसंबर में हुआ, 1919 का सेशन अमृतसर में प्लान करती है और उसके प्रेसिडेंट बनते हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। ओके, ये लोग पूरी तरह से जालियांवाला बाग कांड को जो है कहते हैं कि नहीं ये बहुत गलत हुआ और हम इसके लिए जो है काम करेंगे, और प्लस खिलाफत को सपोर्ट करते हैं। अभी खिलाफत क्या है थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे, पर उसके पहले एक जानते हैं मॉन्टेग्यू टर्म्स फॉर रिफॉर्म, जो हम लोग एक्ट्स में एक बार बात कर चुके हैं। तो जो रिफॉर्म आने वाले थे, जो मॉन्टेग्यू ने वादा किया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का रिफॉर्म। ओके, चैम्सफोर्ड इस समय गवर्नर वाइसरॉय हैं और मॉन्टेग्यू इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। होता क्या है कि अब डिसाइड होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें बाइकैम्परलिज्म होगा, अपर हाउस होगा और लोअर हाउस होगा, और प्रोविंसेस में ये सेंटर पे होगा, और प्रोविंसेस में आ जाएगी दायरकी। जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट हैं वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स में बांट दिए जाएंगे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है, तो जो वहां के लोग जो है इलेक्ट होंगे वो थोड़ा सा उसमें जो है कुछ कह सकते हैं, रिजर्व सब्जेक्ट में किसी का कुछ कहने का हक नहीं होगा। तो मेन चीज है दायरकी आई है। ओके, प्रोविंसेस में दायरकी देकर, देखो इस बात को समझो कि दायरकी है क्या। प्रोविंसेस में दायरकी देकर आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो इंडियंस का गवर्नेंस में। ओके, तो जो वादा किया था ना कि हम थोड़ा सा जो है इन्वॉल्वमेंट करवाएंगे, ये थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बहुत थोड़ा सा है। एक तो प्रोविंसेस ज्यादा नहीं है, ठीक है, और प्रोविंसेस ज्यादा है तो उसमें ये सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भी हैं, उसमें भी ओवरराइडिंग पावर है गवर्नर की, तो ये कुछ है नहीं। ओके, दिस इज पीनट्स। बट ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि 1919 में क्या आया था, और दूसरी बात इसी को रिव्यू करने, टेस्ट करने भी साइमन कमीशन आएगा बाद में। ओके, तो ये आगे देखेंगे। फिलहाल ये रिफॉर्म आता है और ये रिफॉर्म कुछ नहीं है, किसी को पसंद नहीं आता, कहते हैं कि नहीं ये तो जो है बेवकूफ बनाया है, इसमें जो है ये सफिशिएंट नहीं है, हमको और चाहिए। ओके, हमको कुछ बड़ा चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस के नाम पे, स्वराज के नाम पे थोड़ी ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, ये कुछ नहीं है। ओके, अब समझते थोड़ा सा खिलाफत मूवमेंट के बारे में कि खिलाफत इशू है क्या। ऑटोमन अंपायर जो थी टर्की याद करो कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि इनकी किसी जमाने में मोनोपोली हुआ करती थी ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि ये ट्रेडिंग रूट हुआ करता था। ओके, दिस इज टर्की। तो ये ऑटोमन अंपायर थी। वर्ल्ड वॉर जो 1 होता है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो रहा है, इसमें टर्की जो है हार जाता है। तो यहाँ का जो सुल्तान है, टर्की का जो सुल्तान है, उसे कहते हैं खलीफा, और सारे मुस्लिम्स खलीफा को अपना रिलीजियस हेड मानते होते हैं। ओके, प्लस ट्रीटी ऑफ सर्विस साइन होती है, और ट्रीटी ऑफ सर्विस जो है ये टर्की के लिए जो टर्म्स होते हैं वो सही नहीं होते। ओके, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये 3 इश्यूज होते हैं
जो मुस्लिम्स को परेशान कर रहे होते हैं और मुस्लिम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। 1918 में मुस्लिम लीग का सेशन होता है दिल्ली में। ओके, वहां पे अंसारी साहब जो है कहते हैं कि नहीं जो अरब की जो जमीनें हैं जो टर्की से छीन ली गई हैं, कैलिफ से छीन ली गई हैं, उन्हें वापस कर देना चाहिए। ओके, 1919 में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस सेटअप हुई है। ओके, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, और 1 सितंबर में लखनऊ में एक खिलाफत कमेटी बनी है। देखो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस और एक खिलाफत कमेटी। ओके, कमेटी जो है उसका काम यह है कि वो जो है एक्शन ले, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कॉन्फ्रेंस क्या है कि कॉन्फ्रेंस जो है ये लोग सारे मिलेंगे और कुछ डिसाइड करेंगे। ओके, तो कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो है सेठ चुटानी और मौलाना शौकत अली। ओके, तो यहाँ पे कुछ नाम और जान लेते हैं। एक अली ब्रदर्स हैं, मौलाना शौकत अली और जो है इनके एक भाई एक अली और हैं, और प्लस ये जो है हसरत मोहानी साहब हैं, और ये जो है हकीम अजमल खान है। ओके, तो जो है ये कमेटी बन जाती है। नवंबर में दिल्ली में फिर से जो है इंडिया की ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ये लोग कहते हैं कि अगर जो है हमारी डिमांड नहीं मानी गई, अगर खलीफा को उसकी जमीनें वापस नहीं करी गई, तो हम सारा कोऑपरेशन वापस ले लेंगे, यानी हम ब्रिटेन से या ब्रिटिशर से कुछ भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। ओके, फिर 1920 में फरवरी में क्या होता है कि कलकत्ता में खिलाफत कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये कहते हैं कि हाँ हम नॉन कोऑपरेशन फेवर करेंगे क्योंकि हमारी बातें नहीं मानी जा रही, और खिलाफत डे मनाएंगे। ओके, तो ये क्या है कि ब्रिटिशर्स को धमकी दी जा रही है, ब्रिटिशर्स को जो है चेतावनी दी जा रही है कि हमारी बातें मान लो वरना हम नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो ये नॉन कोऑपरेशन की बातें कर रहे हैं ये सारी मुस्लिम बॉडीज है। ओके, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन एक दो बार उसे या तो नोट्स बना लीजिए या दोबारा सुनिए। ओके, इसे याद कर लीजिए। और खिलाफत डे की बात करते हैं कि हम एक खिलाफत डे मनाएंगे। ओके, बट इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, और 15 मई को ट्रीटी ऑफ सर्विस साइन हो जाता है। ओके, फिर बॉम्बे में ये खिलाफत कमेटी बैठती है और कहती नहीं अब तो हम नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, अगस्त यह डिसाइड होता है कि अगस्त से हम नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हमने अब तक ये देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है। एक तरफ जो है रॉलेट एक्ट की वजह से बहुत तबाही मच चुकी है, बहुत हेट्रेड फैल चुकी है, और प्लस बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो है इंडियंस को फेस करना पड़ रहा है, बहुत बारबेरियन ट्रीटमेंट फेस करना पड़ रहा है इंडियंस को। प्लस जो खिलाफत इशू साइड बाय साइड चल रहा है, ये भी जो है ब्रिटिशर से नॉन कोऑपरेशन करना चाहता है। प्लस कांग्रेस भी उसी लाइन पे सत्याग्रह ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, और हमें पता है कि अगला वेपन नॉन कोऑपरेशन होता है। तो धीरे धीरे सत्याग्रह को सक्सेसफुल होते हुए देख के गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हमें नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करना है, और प्लस वो कहते हैं कि नहीं ये खिलाफत वाला जो इशू है ये भी हमारा ही इशू है, और खिलाफत इशू को भी वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने नॉन कोऑपरेशन में। तो यहाँ पे एक अनोखी हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। जो है जो मुस्लिम्स होते हैं वो हर मीटिंग में, हर कॉन्फ्रेंस में हिंदूज की बात करते हैं कि वो हिंदूज जो है हम सपोर्ट करते हैं, उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। जो है ये हिंदू होते हैं या कांग्रेस होती है, कांग्रेस कहती है कि हम खिलाफत के पूरे साथ हैं, और जब तक खिलाफत जो है इशू सॉल्व नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। तो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की लहर दौड़ जाती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और एक अनप्रेसिडेंटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे हमको देखने मिलती है। तो अगले चैप्टर में हम शुरू करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि दोनों ही फैक्शन रेडी हैं, यह है सारा इंडिया रेडी है कि अब हमको नॉन कोऑपरेट करना है। ओके, तो ठीक है, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello friends, myself Abhishek Srivastava and welcome back to this awesome series Crash Course on Modern History। और अब हम बात करने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन का आगे कोर्स क्या था और चौरी चौरा में किस तरह ये मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो गांधीयन एरा की हम बात कर रहे थे, फेमिलियराइजेशन हो चुका है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बस स्टार्ट होने वाली है। तो 1920 में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी, खिलाफत कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट नहीं करेंगे और हम खिलाफत डे मनाएंगे अगर इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी तो, टर्की को अगर उसकी जमीन नहीं लौटाई। ओके, बट 15 मई 1920 को जब ट्रीटी ऑफ सर्विस साइन होती है तो ये सारी मांगे धरी रह जाती हैं। ओके, इनकी जो सेंट्रल खिलाफत कमेटी कहती है अब तो हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, आने वाले अगस्त में जस्ट 2 महीने बाद, तब तक तैयारी करनी है और फिर हम नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। गांधी जी और तिलक दोनों ही देखते हैं कि बहुत अच्छा मौका है यार कि जो है हिंदू मुस्लिम एक साथ एक डिमांड रखेंगे। आप भी नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, हम भी नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना मिलकर नॉन कोऑपरेशन की बात करें। तो एक अनप्रेसिडेंटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट होगी। कॉमन डिमांड रखी जाएगी, भाई एक तो हमें स्वराज चाहिए,
सिंपल सी बात। दूसरी बात, जो खिलाफत इशू है भाई ये सही करो। तीसरी बात, जो पंजाब वगैरह में आपने जो क्राइम्स किए हैं, जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट किए हैं, सिविल राइट वायलेशंस किए हैं, आप उसकी माफी मांगो और उसका हट जाना करो। ओके, तो 1920 में होता क्या है कि जून में इलाहाबाद में, देखो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मई में ट्रीटी ऑफ सर्विस आई है और उनकी बॉम्बे में खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। तो मई के बाद जून, तुरंत अगले ही महीने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखी जाती, सारी पार्टीज मिलके कि आप रखने वाले हो, अच्छा आप नॉन कॉपरेशन करने वाले हो, आओ हम सब मिलके बात करें। तो बॉयकॉट प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लिया जाता है इस ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस में। ओके, और सितंबर में कांग्रेस का स्पेशल सेशन, क्योंकि दिसंबर में होता है कांग्रेस का सेशन, सितंबर में स्पेशल सेशन कांग्रेस का बुलाया गया कैलकाटा में और यहां पे डिसाइड हुआ कि अब हम नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, बस इसी बीच 1 अगस्त को हम तिलक को खो देते हैं। एक बहुत बड़ा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, एक बहुत बड़ा लीडर का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे तिलक हमें छोड़ के चले जाते हैं, बट इनकी जगह ले लेते हैं गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये सब सीन में आ जाते हैं। ओके, फिर 1920 का जो दिसंबर वाला सेशन है, नागपुर सेशन में इस बात को, क्योंकि जो मेन सेशन तो ये है, वो तो वाला तो स्पेशल बुलाया गया था। यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं विजय राघव चरियार। ओके, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है। ये लोग कहते हैं एक तो हम खिलाफत मूवमेंट को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल सही है, और हम मुस्लिम लीग के साथ हैं, मुस्लिम्स के साथ हैं, उनके इशू में खिलाफत मूवमेंट को हम सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, सितंबर में जो हमने नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट की बात करी थी वो बिल्कुल सही है, हम उस पर टिके हुए हैं। ओके, कांग्रेस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन रचा जाता है जिसमें कांग्रेस की प्रोविंशियल कमिटीज बनाई जाती हैं, गांव-गांव में नेटवर्क बनाया जाता है, प्लस इनकी फीस जो होती है वो थोड़ी कम कर दी जाती है ताकि जो गरीब आदमी है वो भी उसको ज्वाइन कर सके। तो एक ऑल इंडिया स्ट्रक्चर और कोड ऑफ कंडक्ट कांग्रेस का डिसाइड हो जाता है यहाँ पे, और यहां से गांधी जी मेन लीडर बन जाते हैं कांग्रेस से, सोल लीडर। गांधी जी कांग्रेस के कर्ता धर्ता बन जाते हैं। बट यहाँ पे ये जो चेंजेस आए हैं इसकी वजह से कई सारे लीडर्स छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, तो कई सारे लीडर्स कांग्रेस छोड़ भी देते हैं। तो फिर मूवमेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि अब दिसंबर सेशन में 1920 के दिसंबर सेशन में अगर कह दिया गया कि हाँ भाई मूवमेंट होनी है तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कह सकते हैं इफेक्टिवली या ऑफिशियली जनवरी 1921 से ही मूवमेंट स्टार्ट है। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो हमें देखने को मिली, जैसा मैं कह चुका हूं, अनप्रेसिडेंटेड है। स्वामी श्रद्धानंद को कहा जाता है कि आप जामा मस्जिद से आप अपना भाषण दीजिए। ओके, प्लस एक और चीज होती, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर टेम्पल की चाबी दे दी जाती। ओके, तो ये रिलीजियस लाइंस जो है यहाँ ब्लर होने लगती हैं, सारे धर्म एक होने लगते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। जो गवर्नमेंट कोर्ट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इलेक्शन, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या इलेक्शन होने वाले हैं। अभी जो रिफॉर्म आई है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, जो 1919 की रिफॉर्म है उसमें इलेक्शन की बात करी गई है ना। तो जो इलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट फंक्शंस हैं, टाइटल्स हैं, वो सब बैन कर देने, सब हमको बाइकआउट कर देने, हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये नॉन कॉपरेशन, जैसे याद करो नॉन कॉपरेशन बात कर रहे थे कि नॉन कॉपरेशन में गवर्नमेंट डोंट एग्जिस्ट फॉर अस, हम उसकी कोई सर्विस नहीं देने वाले हैं। ओके, प्लस पंचायत एस्टैब्लिश करी गई, गांव-गांव में पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ ताकि रूट लेवल पे लोग अपने आप को गवर्न करना सीखें। जो सेल्फ रूल वाली बात हम अभी पॉलिटिकल एरेना में कर रहे हैं, उस चीज को गांव में इंप्लीमेंट करें ताकि लोगों में ट्रेनिंग हो, वो अपने आप को समझे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, किस तरह से अपने ऊपर रूलिंग करी जाती है। ओके, प्लस कई सारे नेशनल कॉलेजेस इसी समय स्टैब्लिश हुए, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, ये नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पहले अलीगढ़ में थी, बाद में दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, फिर स्वदेशी और खादी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करे जाते हैं। चरखा को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, हर किसी को कहा जाता है कि आप स्वदेशी अपनाओ, कुछ भी बाहर का मत खरीदो, 1 रुपया भी देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। और भी जो हमारे साथ सोशल इविल्स एसोसिएटेड है, जैसे कि आउटकास्ट हो गए, अनटचेबिलिटी हो गई, जो लो स्टेटस ऑफ वुमेन है, इसको भी हमें इसी समय जो है खत्म करने की कोशिश करनी है। वुमेन को भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पे वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे यहां से बढ़ना स्टार्ट होता है। ओके, प्लस एक तिलक स्वराज फंड क्रिएट किया जाता है कि जब इसमें सबको जो है पैसा कंट्रीब्यूट करना होता है, तो इस तिलक स्वराज फंड में बहुत पैसा आता है। जहां तक मुझे याद है 1 करोड़ रुपए के आसपास उस समय क्रिएट हो जाता है। ओके, बहुत सारे पॉपुलर लॉयर्स होते हैं, जैसे सीआर दास हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, हमारे राजा गोपालाचारी हो गए, ये सब अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं। ओके, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रोफेशन था तो वो था लॉयर, कि बहुत ज्यादा इनकी कह सकते हैं बहुत ज्यादा पावर हुआ करती थी। ओके, खिलाफत कमेटी
खिलाफत कमेटी जो है मुस्लिम्स को कॉल देती है कि कोई भी ब्रिटिश आर्मी में सर्व नहीं करेगा। अब कोई अगर ऐसी कॉल दे देगा कि कोई ब्रिटिश आर्मी में सर्व नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है ये सेडिशन की तरह कुछ है। ओके, तो इस सेडिशन के इल्जाम में अली ब्रदर्स, जो शौकत अली वगैरह की हम बात कर चुके हैं, ओके, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओके, गांधी जी सारे इंडियंस को कहते हैं, गांधी जी भी ऐसी बात करते हैं, जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहते हैं अच्छा आप सेडिशन की बात करते हो तो देखो सेडिशन। गवर्नमेंट कहते हैं कि अब कोई भी भारतीय ब्रिटिशर्स को सर्व नहीं करेगा। प्लस जो कांग्रेस की कमिटीज, जो गांव-गांव में, प्रोविंसेस में जो कांग्रेस की कमिटी है, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो तैयार है सिविल डिसोबीडियंस यानी अगले लेवल के लिए, तो वो लोग सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो डिफरेंस ये है कि ऑल इंडिया लेवल पे गांधी जी ने स्टार्ट नहीं किया है, उन्होंने ये राइट नीचे दे दिया है प्रोविंसेस में कि अगर आप तैयार हो, आपका ऐसा फील होता है कि आप ये सस्टेन कर सकते हो, तो आप ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि गद्दी पे आने वाले थे ब्रिटेन की, वो इंडिया विजिट करते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ी लॉयल्टी क्रिएट करी जा सके, बट उनको बहुत बुरा रिप्रेशन यहाँ फेस करना पड़ता है। ओके, किंग ऑफ वेल्स को काफी डिमॉन्स्ट्रेशन देखना पड़ता है, गवर्नमेंट को इसमें बहुत गुस्सा आता है कि ये जो है क्या चल रहा है ना, और प्लस वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, प्लस इनके पास रॉलेट एक्ट जैसी पावर है, ये लोग टूट पड़ते हैं रिवोल्ट के ऊपर। मैसिव रिप्रेशन होता है, जो भी जो है पॉलिटिकल लीडर से एसोसिएटेड है सबको जेल में डाल दिया जाता है एक्सेप्ट गांधी जी। ठीक है, कांग्रेस और खिलाफत कमिटीज की सारी बातों को इलीगल करार दे दिया जाता है। 1921 में जब दिसंबर सेशन होता है, उसी साल जिस साल ये सारी चीजें हो रही हैं, ध्यान रखो 1920 में पिछली बार हमने पास किया था, और इन 1921 यानी एक साल हो चुका है कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल है। ओके, तो अहमदाबाद में सेशन होता है 1921 का, और आपकी प्रेसिडेंट बनाया जाता है सीआर दास साहब को। सीआर दास साहब जेल में होते हैं, और सीआर दास साहब अगर जेल में है तो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, तो ये प्रेसिडेंट है, और एक्टिंग प्रेसिडेंट है हकीम अजमल खान। तो जो हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं वो यहाँ देखने को मिलती है कि एक हिंदू है जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वो जेल में है, और उसकी जगह हकीम अजमल खान जो है कमान संभाल रहे हैं। ये जादू गांधी जी ने क्रिएट किया है। ओके, तो ये कहते हैं कि नहीं, हम अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे, चाहे सबको जेल में डाल दो, कितनों को जेल में डाल दोगे यार, है ना, वही बात हो गई कि कितनों को, पूरा शहर थोड़े जेल में डाल दोगे, सबको जेल में थोड़े बंद कर दोगे, 1000 2000 3000 4000 इतने लोगों को जेल में डाल पाओगे ना, इससे ज्यादा तुम जेल में नहीं डाल सकते हो। ओके, और लेकिन एक बात और इन्होंने स्ट्रेस करी, हम नॉन वायलेंट ही रहेंगे, हमारी स्ट्रगल बहुत अच्छी जा रही है, वायलेंस हम अभी भी नहीं करेंगे, वायलेंस को हम रिजॉर्ट नहीं करने वाले। ओके, तो ये जो रिवोल्ट है हर जगह फैली हुई, जैसे असम में प्लांटेशन लेबर्स जो है जो चाय वाले बाग में जुड़े हुए हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। उसी तरह यूपी बिहार में ये कहते हैं कि हम टैक्स ही नहीं देंगे। उसी तरह अकाली मूवमेंट चल रही है। अकाली मूवमेंट जो है वहां के जो गुरुद्वारों में जो महंत होते हैं वो बहुत करप्शन बढ़ गया होता है, तो उनके अगेंस्ट अकाली मूवमेंट पंजाब में चल रही है। यही बाद में जो है अकाली दल का निर्माण होता है। प्लस ये मोपलाज हैं, मोपलाज ये केरल मलाबार कोस्ट में ये मूवमेंट चल रही है कि बेसिकली एंटी जमींदार है। ओके, तो ऐसे पूरे देश में ये मूवमेंट फैली हुई है। और 1 फरवरी, अब 1922 स्टार्ट हो गया, 1921 अभी दिसंबर में हमने खत्म किया, 1922 फरवरी की पहला दिन, और गांधी जी कहते हैं कि अब जो है मैं एक मास सिविल डिसओबीडियंस करने वाला हूं। अब हम अगले पड़ाव में जाने वाले हैं क्योंकि मूवमेंट बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग काफी ट्रेंड है और वो समझ गए हैं शायद मेरे सारे प्रिंसिपल्स, तो जो है मैं सिविल डिसओबीडियंस करूंगा अगर इस बीच मेरी डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई। कौन सी वाली डिमांड? वो जो कॉमन डिमांड हमने रखी थी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुई तो फिर मुझे उतरना पड़ेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने के लिए। बट इसी बीच एक बड़ा कांड हो जाता है, चौरी चौरा कांड। गोरखपुर के पास एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा। यहाँ पे होता क्या है कि पुलिस फायरिंग कर देती है लोगों के ऊपर, लोग गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को बंद करके आग लगा देते हैं। इसमें लगभग 22 पुलिस वालों की जान चली जाती है। अब ये गांधी जी के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। गांधी जी जैसे ही ये सुनते हैं कहते हैं कि मैं ये मूवमेंट यहीं रोकता हूँ, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है यहीं पे खत्म होती है। अब ये एक बड़ा झटका है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन एकदम से जो है एक इवेंट के ऊपर आपने मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। ये जो है काफी कांग्रेस वालों को पसंद नहीं आता। काफी कांग्रेसमैन जो है शौक में होते हैं, कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है यार, हम तो अभी तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, अभी सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हमें तो आजादी चाहिए यार, थोड़े बहुत पुलिस वाले जला दिए तो यह है, इससे क्या हो गया। वो इस बात को समझ नहीं पाते कि गांधी जी की एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बुलाई जाती है बरदौली में, और बरदौली में इस डिसीजन को फाइनलाइज कर दिया जाता है कि मूवमेंट खत्म हो गई है। ओके, अब आप लोगों में से भी काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये मूवमेंट क्यों रोकी गई। ओके, तो बात करेंगे इसकी अगले चैप्टर में कि मूवमेंट क्यों रोकी गई थी। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और गांधी जी को अरेस्ट करके 6 साल की
सजा दे दी जाती है। याद करो, तिलक को भी 6 साल की सजा दे दी गई थी 1908 में। सेम जज होता है, सेम सजा दी जा रही होती है, बिल्कुल जो है सेम जगह इनको भी भेजा जाता है। तो जो है ये बिल्कुल सेम सजा मिली जो तिलक को मिली। और इसके बाद जो है एक हिस्टोरिक स्पीच देते हैं हमारे गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि मेरी नजर में मैंने कोई गलती नहीं करी है, कोई क्राइम नहीं करी है। आपकी नजर में अगर करी हो तो फिर आप जो सबसे बड़ी सजा हो आपकी, वो आप मुझे दे सकते हो। तो प्लस अंग्रेजों के खिलाफ काफी कुछ बोलते हैं कि जो अंग्रेजों की पॉलिसीज हैं, जो वर्किंग स्टाइल है, वो गलत है और उसे किस तरह आप जो है इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। दूसरी साइड, एक तो जो है गांधी जी जेल में जा चुके हैं, प्लस इन्होंने सस्पेंड कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। प्लस क्या गांधी जी के सस्पेंड कर देने से खिलाफत इशू खत्म हो गया होगा? क्या खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो गई होगी? नहीं, खिलाफत मूवमेंट ऐसे खत्म नहीं हो सकती। पर उसी समय क्या होता है कि खिलाफत इशू में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। टर्की में केमलिस्ट रिवोल्यूशन होता है। मुस्तफा कमाल पाशा लीडर होते हैं इस रिवोल्यूशन के, और ये लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ मिलकर कैलिफेट को खत्म ही कर देते हैं। कैलिफेट को खत्म करके टर्की को सेकुलर स्टेट बना देते हैं। ये एक्चुअली मॉडर्न लाइंस में टर्की को ले जाना चाहते थे। ये भी चाहते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन यूरोप का है वो धीरे धीरे टर्की में भी आ जाए। तो जो कैलिफेट वाला इशू था, जो खिलाफत का इशू था, ये इशू भी खत्म हो जाता है और इसी के साथ साथ जो खिलाफत मूवमेंट थी वो भी खत्म हो जाती है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी ये बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन एक गलती की वजह से इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। ओके, यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं कि जो है देखो, मूवमेंट सब कुछ बहुत अच्छा चला, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, जो है इसका काफी सीखा इस मूवमेंट से लोगों ने। जो मूवमेंट थी गांव गांव तक पहुंची, जो किसान था वो भी इससे एसोसिएट हुआ, जो गरीब लोग थे वो भी इससे एसोसिएट हुए, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत अच्छी हुई। पर यहाँ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यहाँ पे जो खिलाफत इशू है वो एक रिलीजियस इशू है, और कांग्रेस ने एक रिलीजियस इशू को नेशनल इशू से जोड़ा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है उतना ही गलत था जितना कि लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग की वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात मानने वाली बात थी। ओके, तो क्या है कि आप जब पॉलिटिक्स में रिलीजन को रिकॉग्नाइज करने लगते हो तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर वो एक आदत बन जाता है, और वो जो है आगे जाकर इंडिया ने तो खैर बहुत बड़ा जो है हर्जाना इस बात का भुगता कि जो है जो रिलीजन लाइन थी, इसी रिलीजियस लाइंस पे जो है देश का बंटवारा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं शायद यहीं पे बीज बो दिया गया था कि जब आप रिलीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हो और जब आप ये मान लेते हो कि जो है रिलीजन, जो रिलीजियसली अलग लोग हैं, उनके पॉलिटिकल मोटिव्स भी अलग हैं और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर भी अलग है, इस बात को रिकॉग्नाइज कर लेना और इस बात को मान लेना अपने आप में एक बहुत मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो आज भी इंडिया फेस कर रहा है। ओके, आज भी धर्म के नाम पर और जो है कास्ट के नाम पर, है ना, इन सब चीजों का फायदा उठाकर लोग किस तरह सत्ता में आ जाते हैं और जो है फिर ये बाकी देश के लिए नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक कास्ट या एक रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, और फिर वो चीज पॉलिटिक्स में नहीं आ पाती कि जब वो देश की बात करें, वो जो है वहां पहुंचकर भी अपने धर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो धर्म और पॉलिटिक्स ये दो अलग बातें हैं और इन दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए। ओके, तो इसी नोट के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहां खत्म करते हैं। आगे हमारा अगला मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखेंगे कैसे वहां तक पहुंचे, साइमन कमीशन क्यों आया था, और ये भी इसी नॉन कोऑपरेशन से ही कनेक्टेड है आगे, तो उसमें आगे पहुंचेंगे। लेकिन अभी हमको देखना है कि कांग्रेस में क्या होता है, क्योंकि अभी हमने बात करी कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा, या कांग्रेस में कुछ लोग हैं जिनके आइडियाज अलग हैं, तो वो स्वराजिस्ट जो हैं, जो एक अलग पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, इस लेसन में हम लोग स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कांग्रेस के अंदर फैक्शंस थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। मेरा नाम नंदिनी है और मैंने अपना अंडरग्रेड हिस्ट्री ऑनर्स से किया है। तो हम स्वराज पार्टी और नो चेंजर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या चाहते थे, क्यों अलग अलग थे, फिर उनके बीच में क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुई, फिर स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि ये पार्टी इलेक्शंस लड़ना चाहती थी, और उनके रिजल्ट क्या हुए और उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ में क्या काम किया, और फिर नो चेंजर्स ने क्या काम किया, ये भी बात करेंगे। तो स्वराज पार्टी बनी थी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था और गांधी जी 1922 में जब अरेस्ट हुए थे। इसके लीडर्स थे CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, और वो इलेक्शंस लड़ना चाहते थे और चाहते थे कि वो काउंसिल्स में जाकर स्ट्रगल करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे और काम रोकेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने उनकी लेजिस्लेचर में डिमांड्स जो भी अगर वो आगे बढ़ाते हैं उनको नहीं पूरी करी उनकी डिमांड्स, तो फिर वो काउंसिल का काम ही नहीं करने देंगे, वो
लेजिस्लेटिव काम रोकने लगेंगे। उन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा नेशनलिस्ट होंगे काउंसिल्स में उतने ज़्यादा मासेस को एंथुजियाज्म मिलेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, और दूसरी एडवांटेज ये होगा कि गवर्नमेंट इन काउंसिल्स में फिर एंटी नेशनलिस्ट या लॉयलिस्ट नहीं भरेगी। तो इसीलिए उन्हें लगता था कि ये सही तरीका है, इलेक्शंस लड़ना चाहिए। पर उन्हें ये पता था कि काउंसिल्स में एक्चुअली वो कोई कॉलोनियल रूल को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, कोई असली बदलाव नहीं ला सकते थे। पर वो बस चाहते थे कि वहाँ पे वो थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रगल करें और रिवर्स में ना जाए, लॉयलिस्ट भर के जो भी नेशनलिस्ट ने काम किया है, अचीवमेंट्स हुए हैं, वो रिवर्स ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो दूसरी तरफ थे नो चेंजर्स, जो इलेक्शन फाइट करना चाहते थे, उन्हें स्वराजिस्ट कहते थे, और उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई थी। और कांग्रेस में जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, काउंसिल्स में नहीं घुसना चाहते थे, उन्हें नो चेंजर्स कहा गया। उनके लीडर्स थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और एम.ए. अंसारी। वो चाहते थे कि हम अपना सारा कंसंट्रेशन कंस्ट्रक्टिव वर्क में डालें, सोशल रिफॉर्म में डालें, सोशल अपलिफ्टमेंट में डालें, और बॉयकॉट और नॉन कोऑपरेशन कंटिन्यू रखें, करते रहें, अपना स्ट्रगल ना छोड़ें। वो चाहते थे कि जैसे नॉन कोऑपरेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होने को तो था, पर चौरी चौरा मूवमेंट की वजह से नहीं हुआ, पर भी वो चाहते थे कि हम लोगों को तैयार रखें सिविल डिसोबीडियंस के लिए, और उस काम में वो ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे थे। और उन्हें लगता था कि अगर पार्लियामेंट्री काम करने लग जाएंगे, काउंसिल्स में घुस जाएंगे, इलेक्शंस लड़ने लग जाएंगे, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, और फिर धीरे धीरे जो रेवोल्यूशन की फीलिंग है लोगों में वो कम हो जाएगी, और पॉलिटिकल करप्शन भी बढ़ सकता है। पर दोनों साइड्स स्प्लिट नहीं करना चाहती थी कांग्रेस। उन्हें पता था कि जैसे सूरत सेशन में हुआ था, उससे कांग्रेस का कोई लाभ नहीं हुआ, दोनों का बुरा ही हुआ। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों की प्रेस्टीज कम हुई थी, और इसीलिए उनको पता था कि स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स की भी प्रेस्टीज कम हो जाएगी। 1922 जो गया सेशन था कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट थे सी.आर. दास, तो उसमें स्वराजिस्ट का जो प्रपोजल था कि हम या तो ख़त्म करेंगे काउंसिल्स या ठीक करेंगे काउंसिल्स, एंड या मेंट, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जो स्वराजिस्ट थे, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन किया और पार्टी फॉर्म करी। सी.आर. दास उसके प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी के, और नेहरू जी सेक्रेटरी थे। पर ये जो लड़ाई हुई थी ये दोनों साइड को पसंद नहीं आई, और वो चाहते थे कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट हमेशा के लिए रखें, ताकि गवर्नमेंट को सच में हम रिफॉर्म्स लाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। इसीलिए जो 1923 का सेशन हुआ था दिल्ली में, उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है स्वराजिस्ट, आप लोग इलेक्शंस लड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर से, और बाकी लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। तो स्वराजिस्ट ने कहा हाँ ठीक है, बाकी का आपका जो प्रोग्राम है वो वैसे ही रखिए, बस हमें इलेक्शन लड़ने लग दीजिए। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, और दोनों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। तो स्वराज जिस पार्टी जो थी उनको मैनिफेस्टो निकालना था इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने निकाला अक्टूबर 1923 में, और उसमें बहुत ज़्यादा एंटी इंपीरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियल लीनिंग्स थी। उनने कहा कि देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मोटिव है इंडिया में रहने का, वो क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी ही कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, उन्हें हमारी भला बुरा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो रिफॉर्म ला रहे हैं ये लोग एक के बाद एक, मॉडर्निमेंटो रिफॉर्म और फिर नॉन कोऑपरेशन रिफॉर्म, ये सब सुपरफिशियल है, ऊपरी है, अंदर तक कोई बदलाव नहीं आएगा, और ब्रिटिश रूल जो हमारा शोषण करे जा रहे हैं वो चलता रहेगा, लोगों का शोषण चलता रहेगा ब्रिटिश रूल के अंदर। तो इसीलिए स्वराजिस्ट ने कहा कि हम नेशनलिस्टिक डिमांड लाएंगे गवर्नमेंट में, और सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करेंगे, स्वराज की डिमांड करेंगे काउंसिल्स में, और अगर उन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो हम उनका काम नहीं होने देंगे, हम हेविली एब्स्ट्रक्ट करेंगे काउंसिल का काम, और गवर्नेंस काउंसिल्स के थ्रू हो ही नहीं पाएगी, हम नामुमकिन कर देंगे। इसीलिए स्वराजिस्ट ने बहुत अच्छा किया इलेक्शन में, उन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में सेंट्रल प्रोविंसेस की, और उन्हें इधर उधर काफ़ी जगह लिबरल्स और इंडिपेंडेंट्स के साथ हाथ जोड़कर कहीं कहीं पार्टी बना ली, गवर्नमेंट बनाई। और उनका जो कंडक्ट था उसको गांधी जी भी सपोर्ट करने लगे। शुरू में गांधी जी को लगता था कि हमें स्वराजिस्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हमें मास स्ट्रगल करना चाहिए,
पर एक तो जो उन्हें इतना ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिला, और दूसरी बात जो गवर्नमेंट ने पार्टी पे 1924 के बाद बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया और रिप्रेशन किया, उसकी वजह से गांधी जी ने भी पार्टी को सपोर्ट करने लगे वो। फिर स्वराजिस्ट एक्टिविटी जो काउंसिल में थी, अब जब वो गवर्नमेंट तो बन गए, ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे प्रोविंसेस में, बड़े बड़े प्रोविंसेस में सॉरी, गवर्नमेंट बन गए, तो अब उनका काम कैसा था? एज यूजुअल हर गवर्नमेंट का काम, कुछ अचीवमेंट्स थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी और कुछ लड़ाइयाँ भी हुई, कुछ स्प्लिट्स हुई। तो स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। दो फैक्शंस आने लगे, एक थे रिस्पॉन्सिविस्ट और दूसरे थे नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। ये इस स्प्लिट के बैकड्रॉप में कम्युनल राइट्स चल रहे हैं 1924 में, और CR दास जो स्वराजिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनकी डेथ हो गई 1925 में। इसीलिए दो फैक्शंस आए। पहले थे जो रिस्पॉन्सिविस्ट्स, ये लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और NC केलकर इसके एडवोकेट थे, और वो कहते थे कि हमें गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहिए और हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर कांग्रेस तो हिंदू पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, इसलिए वो ऐसा क्लियर कट एजेंडा तो कभी दे ही नहीं सकती। इसीलिए नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे जो ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो जो रिस्पॉन्सिविस्ट थे उन्होंने कहा कि आप एंटी हिंदू हो और प्रो मुस्लिम हो। पर नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट जिसके लीडर थे मोतीलाल नेहरू, वो कह रहे थे कि नहीं, हम वापस मास मूवमेंट के पास जाना चाहते हैं और सिविल डिसोबीडियंस करना चाहते हैं, और इसीलिए 1926 में उन्होंने लेजिस्लेचर से अपना नाम हटा लिया और विदड्रॉ कर लिया। और रिस्पॉन्सिविस्ट ने जब अकेले इलेक्शन लड़ी तो उन्हें ज़्यादा वोट नहीं मिले। फिर 1930 में पार्टी फाइनली काउंसिल से निकल गई, क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी। ये अगले कोर्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी आगे बढ़ते हैं उनके अचीवमेंट्स में। ठीक है, ये तो लड़ाइयाँ हुई, अब उनने अच्छा क्या काम किया? तो उनने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी और काफ़ी बार जीत भी पाए अपना नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा काउंसिल्स में बढ़ाने के लिए। उन्होंने गवर्नमेंट को भी कभी कभी आउटवोट कर दिया था, और विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर भी इलेक्ट करा गया था 1925 में। जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, जिसकी वजह से काफ़ी गवर्नमेंट अनडिज़ायरेबल फॉरेनर्स को बाहर ले जा सकती थी, डिपोर्ट कर सकती थी कंट्री से, उसको हरा दिया उन्होंने, वो पास नहीं होने दिया। अब अनडिज़ायरेबल फॉरेनर्स कौन थे? गवर्नमेंट जो थी अभी ब्रिटिश की, अभी बहुत डरी हुई थी कि जो रशिया में रेवोल्यूशन आया, इसकी वजह से हम सब हर जगह कम्युनिज्म ही फैल जाएगा और हमारी डेमोक्रेसी और इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म कहीं नहीं चलेगा। इसलिए वो बहुत डरी हुई थी, और अनडिज़ायरेबल फॉरेनर्स यहाँ पर कम्युनिस्ट फॉरेनर्स हैं। फिर जो स्वराजेस ने बातचीत करी, डिस्कशन करे, उससे उन्होंने मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के भी जो ड्रॉबैक्स थे और कमियां थी उसमें, उसको एक्सपोज करा। पर लिमिटेशंस क्या थी? ये तो उनके अचीवमेंट्स थे। लिमिटेशन ये थी कि जो उनका लेजिस्लेचर के अंदर काम था और बाहर जो मास मूवमेंट के लिए प्रेपरेशन वाला काम हो रहा था, उसको वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, एक लिंक नहीं रख पाए। उनके पास एक ही माध्यम था कम्युनिकेशन का, जो था न्यूज़पेपर्स, पर ये अच्छे से बना नहीं उनका काम। और जो वो कोलिशन पॉलिटिक्स खेल रहे थे, उसकी वजह से उनको कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी से बहुत प्रॉब्लम तो हुई। अब आप हाथ जोड़ लेंगे बहुत सारे अलग अलग पार्टीज़ के साथ, जैसे लिबरल्स और इंडिपेंडेंट्स, पर एंड में तो आपको एक ही डिमांड प्रेजेंट करनी होगी पार्टी की तरफ। फिर कौन सी करेंगे इतने सारी आइडियोलॉजीज़ में? वो सारी लड़ाइयाँ तो होनी थी। फिर एक, ठीक है, आपने लेजिस्लेचर का काम अंदर से ऑब्स्ट्रक्ट किया, नहीं होने दिया, पर इसका भी कोई एक हद होती है। आप इनडेफिनिटली ये काम नहीं कर सकते हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी ही थोड़ी सी लिमिटेड थी। फिर जो पर्क्स और प्रिविलेजेस थे जॉब्स के, जो अब आप मिनिस्टर बन गए हैं, MP बन गए हैं, तो अब कुछ तो खुशी मिलेगी ही ना, कुछ तो पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलेगी ही ना, तो उसको पूरा रेजिस्ट नहीं कर पाए, और धीरे धीरे मुस्लिम्स का सपोर्ट छूट गया और पेजेंट्स का भी सपोर्ट छूट गया। और इस समय न्यू चेंजर्स क्या कर रहे थे? उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क करना शुरू किया एक पैसिव फेज में। पैसिव फेज जो नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के बीच में था 1924 से 1930 तक। और इनकी एक्टिविटी के भी कुछ अच्छे और बुरे पॉइंट्स थे। इन्होंने चरखा और खादी पॉपुलराइज किया, पर ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि खादी इम्पोर्टेड क्लॉथ से ज़्यादा एक्सपेंसिव था। फिर उन्होंने बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शामिल रखा। उन्होंने नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस सेटअप करे,
और पर ये जो काम था उसका, उससे ज़्यादातर मिडिल क्लास और एलीट लोग का ही बेनिफिट हुआ। फिर उन्होंने काफ़ी सारे आश्रम शुरू करे, इनका यूथ को इनकरेज किया कि आप ट्राइबल्स और लोअर क्लासेस के साथ काम करिए। उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम किया, फ्लड रिलीफ के लिए काम किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया। और उनकी जो कैंपेन थी सोशल रिफॉर्म की, जैसे अगर आप अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आप कास्ट रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सोशल रिफॉर्म तो कर देंगे, पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक डाउन ट्रॉडननेस जो है उनकी, और इकोनॉमिक दबाव जो है, वो अगर आप अपलिफ्ट नहीं करेंगे और उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपके एफर्ट्स आधे अधूरे ही रह जाएंगे। तो ये बात उन्हें अब नहीं अच्छे से पता थी, इसीलिए उनके जो सोशल रिफॉर्म थे उसमें इकोनॉमिक रिलीफ और का कोई एस्पेक्ट ही नहीं था, और ये एक बहुत बड़ी कमी थी उनके काम में। पर उन्होंने जो भी काम किया वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बैकबोन बना, और सारे मासेस को इन्होंने ही प्रिपेयर किया था, और यही उनके एक्टिव ऑर्गेनाइजर्स थे। थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अगर आपको पसंद आया हो तो रेट, रिव्यू और रेकमेंड ज़रूर करिएगा। थैंक यू।